नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 23वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभिनय के 4 उपकरणों में 2 सूक्ष्म उपकरण यानी मन और मस्तिष्क के मूल की ओर कल हम पढ़ चले थे, क्योंकि जैसा कि मेरा जोर रहा है किसी भी चीज़ को जानने समझने के लिए उसके मूल में जाना अनिवार्य है। अनिवार्य न समझिए, मैं तो अनिवार्य समझता हूँ। अब आप आवश्यक ही केवल समझ लीजिए, ठीक है। तो हम भी मन और मस्तिष्क के मूल पर कुछ चिंतन मनन कल कर रहे थे और हमने पाया कि ये जो मन और मस्तिष्क हैं, ये जो सूक्ष्म उपकरण हैं, ये कहाँ से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? चेतन से, यानी सजीव से, निर्जीव से नहीं। तो हमारे होने की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? यानी कि कुछ भी काम करने, कुछ भी रचनात्मक काम करने या जीवन से संबंधित और भी कोई काम करने की शुरुआत की संभावना कहाँ से है? जहाँ से यह पता चलता है कि हम जड़ नहीं हैं, चेतन हैं। क्योंकि जड़ से कोई काम नहीं होता है, जड़ को किसी काम में लाया जाता है। जड़ यानी निर्जीव पदार्थ के जरिए हम कोई चीज़ का निर्माण करते हैं या और दूसरा कोई काम करते हैं। काम कौन करता है? वो चेतन करता है। तो हमारी शुरुआत चेतना से हो जाती है और चेतना के ही 2 आयाम हैं, एक मन है, एक मस्तिष्क है। मन जहाँ अनुभूति है और मस्तिष्क जहाँ चिंतन है, विश्लेषण है, तर्क है, कल्पना भी है। इस तरीके से हमने इन दोनों का भी भेद कर लिया। इसी पर आज और हम पुनर्चर्चा करेंगे। कल एक बात आई थी जो मैंने कहा था कि अपने जीवित होने का बोध, यानी चेतना का बोध। हम जड़ से अलग हैं, हम जड़ नहीं हैं, चेतन हैं। समझिए मानव अस्तित्व का कैसा मूल बिंदु है। हमें वहाँ जाना है, वहाँ पर पहुँचना है, थोड़ा वहाँ ठहरना है और फिर उसका एहसास करना है। तभी तो हम बुनियाद की पहली ईंट को पहचान पाएंगे जिस पर कई मंजिलों का भवन खड़ा होगा, यानी जिस पर नाना प्रकार के रचना कर्म के अध्याय रचे जाएंगे। तमाम तरह की समाज और मानवता से जुड़े हुए कार्य होंगे। उसके मूल में वही बोध है और मैंने कल ये कहा था कि उसका भरपूर बोध करें, हम भरपूर बोध करें ताकि हम एक विस्तृत, व्यापक, गहन भाव ऊर्जा को अपने भीतर अवतरित कर सकें, जनरेट कर सकें। बोध, इस बोध को कोई अहंकार न समझ ले, अपने होने का अहंकार नहीं। बोध, द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ बीइंगनेस, अपने होने का साक्षात्कार। वहां से काम शुरू होगा। क्यों होगा वहां से काम शुरू? क्योंकि उसी जमीन पर हमारे आगे कल्पना की, चिंतन की, अनुभूति की, रचना की, अभिव्यक्ति की सारी शुरुआत होती है और हम उसी से बेखबर रहते हैं, अलग रहते हैं। एक मोटा उदाहरण है, जैसे एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है। वो बट वृक्ष कहाँ से बनना शुरू हुआ उसका? हम इसलिए ऐसा करें कि मान लिया आप एक दिन भविष्य में बहुत बड़े अभिनेता, बहुत बड़े रचनाकार, बहुत बड़े निर्देशक या और कुछ बहुत उल्लेखनीय बनते हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपके होने से उसकी शुरुआत हो जाती है कि आप जड़ नहीं है, चेतन है। वहीं से आपके वो बनने की संभावना शुरू हो जाती। अचानक जीवन के किसी कालखंड में, किसी विशेष बिंदु पर, क्षण में ये नहीं पैदा होता। ठीक है? कैसे?
जैसे बट वृक्ष की संभावना उसके बीज में है। वो जो बीज अभी है वो मिट्टी में जब पड़ता है, एक निश्चित ताप, नमी और दाब के समन्वय से उसमें प्राणों का उद्भव होता है, जीवन का उद्भव होता है। और जो प्राण फिर कहाँ हलचल मचाते हैं, उसके जो बीज पत्र होते हैं, जिसको शायद अंग्रेजी में कोटिलेडन कहते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दो, वो उनमें नमी आ जाती है, वो फूलने लगते हैं और धीरे धीरे फिर उनका अंकुरण होता है। वो अंकुरण फिर जो है धरती से बाहर निकलता है, एक बाहर को जाता है जिसको शूट सिस्टम बोला जाता है, जहाँ से फिर तना और शाखाएं ये सब बनेंगी, और एक रूट सिस्टम बोला जाता है जो नीचे की ओर जाता है, और जड़ें जहाँ से खाद पानी लेना है, भोजन लेना है, उस मिट्टी में वो फैलती हैं और ऊपर बढ़ने का आधार निर्मित करती हैं। तो हम कभी इस दशा में स्वयं को रख पाते हैं? वहाँ अगर जब जाएंगे, मूल में अगर जब जाएंगे, तो हम अपनी एक बेहतर शुरुआत कर सकेंगे। अपने को भरपूर जानने समझने के बाद हम जब काम करेंगे तो काम कितना बढ़िया होगा। बड़े बड़े मोटिवेटर्स को आपने सुना होगा, मैं भी कल बोल पड़ा था, नो दाई सेल्फ। वो किसी भी फील्ड के लोग हों, किसी भी फील्ड में जा रहे हों, नो दाई सेल्फ यानी अपने अंतरतम जो गहनतम आपका जो एहसास है या बीइंगनेस है, वहाँ से बात शुरू करनी है। अब मैं इसी से जुड़ती हुई एक बात बता दूँ। नाटक या अभिनेता का काम क्या है? अभिनेता उसकी एक इकाई है, तो मैं अभिनेता की बात कर लेता हूँ, लेकिन वही काम नाटक लिखने वाले का है, वही काम निर्देशक का है, वही काम अभिकल्पक का है। तो ब्रांचेज बटी हो सकती हैं, लेकिन वो उनके ब्रांच भी समग्रता में उसी वृक्ष से जुड़ी होंगी, उसी मूल से जुड़ी होंगी, तब वो अपना काम बेहतर करेंगे, है ना। तो करते क्या हैं हम, जो नाटक का आलेख है, लिखी हुई जो स्क्रिप्ट है, और कभी कभी लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कॉन्सेप्ट को जो है इम्प्रोवाइज करके डेवलप किया जाता है, लेकिन काम वही होता है ना। वो हमारे भीतर एक कॉन्सेप्ट के रूप में विद्यमान है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो शब्द जड़ होते हैं, शब्द जड़ होते हैं, निर्जीव एक सत्ता है शब्द। लेकिन रचनाकार के भीतर अनुभूति से, चिंतन से जो बात उपजती है, उसका माध्यम है शब्द। तो शब्द उसके संवाहक होते हैं, उसके ट्रांसपोर्टर होते हैं, है ना। लेकिन उसमें तो भाव दिखाई नहीं पड़ता, उसमें तो वो रस दिखाई नहीं पड़ता, उसमें तो वो विचार दिखाई नहीं पड़ता, है ना। जब निर्देशक या अभिनेता उसको पढ़ते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो उन शब्दों के माध्यम से लेखक के भीतर की जो अनुभूति, विचार, चिंतन और विश्लेषण होता है, वो उन शब्दों के माध्यम से अपने भीतर उसका अवगाहन करते हैं, अपने चिंतन और अपनी अनुभूति में लाते हैं। क्या हुआ, लेखक के भीतर जो अदृश्य था, अदृश्य क्या होता है, भाव और विचार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, वो अदृश्य जो है शब्दों में निर्जीव आकार में ढला। फिर उस निर्जीव आकार से एक सचेतन ने, किसने, अभिनेता और निर्देशक ने, जो सचेतन है, जिनमें चेतना है, चेतना है तो अनुभूति और चिंतन है, ठीक है ना। तो उन शब्द, निर्जीव शब्दों से लेखक के द्वारा भेजी गई अनुभूति, विचार या रस को उन्होंने अपनी संवेदनशीलता से, अब मैं मुख्य बात संवेदनशीलता पर करने वाला हूँ, इसीलिए ये सारी भूमिका और कहानी बना रहा हूँ। अपनी संवेदनशीलता से उन्होंने अपने भीतर उसका अवगाहन किया, साक्षात्कार किया और अनुभव किया। अब दोनों के रचनात्मक समन्वय से बात कैसे प्रस्तुत होती है, वो जो निराकार लेखक का था और शब्दों के माध्यम से फिर अंदर निराकार हो गया, निराकार रूप में जज्ब हो गया, अवस्थित हो गया, स्टोर्ड हो गया, तो अभिनेता फिर उस निराकार को आकार देता है चेहरे से,
हाव भाव से, शरीर की गति से क्या करता है, उस भाव का दृश्य बनता है। कैसा दृश्य बनता है, दृश्य गतिमान दृश्य बनता है। यही काम चित्रकार भी करता है, लेकिन चित्रकार किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट का चित्रण करता है जो कि ऑल द टाइम स्टैटिक होता है। काम चित्रकार का भी वही है, लेकिन हमारा काम फ्रेम दर फ्रेम, 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, तो फ्रेम दर फ्रेम उसको गतिमान चित्र में बदलना अभिनेता का काम होता है। गतिमान चित्र उसके शरीर में चित्रित होता है, तो ये दृश्य बन जाता है, गतिमान दृश्य बन जाता है। इसके साथ साथ ध्वनि तरंगें, श्रव्य और दृश्य 2 चीजें बन जाती हैं। अब श्रव्य भी आपको याद होगा, एक दिन ध्वनि को भी मैंने कहा था कि भौतिक अस्तित्व, भले ही वो निराकार है, भले ही निराकार है, लेकिन वो भी भौतिक अस्तित्व है, पदार्थ है, एक तरीके से कहा जाए ऊर्जा है, पदार्थ नहीं है, ऊर्जा है, ध्वनि तरंग है, लेकिन भौतिक है। लेकिन ये इससे पहले कहा थी वो ध्वनि किसकी बनी, किसी शब्द की बनी ना, और शब्द क्या था, निर्जीव था। और वो शब्द में कहां से वो आया, अनुभूति या विचार जो कि निराकार, वो कहां से आया, लेखक के मन से आया, लेखक के मस्तिष्क से आया। तो देखिए कैसी यात्रा हो रही है। अब जब अभिनेता ने उसको व्यक्त करना शुरू किया, तो फिर उसके शरीर से और शब्दों से फिर वो भौतिक सत्ता बन गया। और ये भौतिक जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, फिर ये दर्शकों के आंखों और कानों के माध्यम से, यानी रस भाव और विचार बनकर फिर वो जो है सूक्ष्म में, निराकार में परिवर्तित हो गया, उनके और मन और मस्तिष्क में गया दर्शक के, और दर्शक आनंदित हुआ, प्रेरित हुआ, आह्लादित हुआ, या जो भी हुआ, वो फिर एक निराकार चीज को पाकर, शब्द दर्शक को नहीं पकड़ाए गए, या अभिनेता जो कर रहा है ज्यों का ज्यों उसके आंखों में नहीं चला गया। इसके करने, इस दृश्य से टेक्स्ट का, लेखक के भीतर का निराकार भाव और विचार, इतनी सृजनात्मक प्रक्रियाओं के बाद दर्शक के मन मस्तिष्क में फिर निराकार भाव और विचार के रूप में अवस्थित होता है या पहुंचता है। तो ये काम कैसे संभव है, इसके लिए क्या है, चेतना। तो कहाँ से शुरू हो रही है बात, काम कहाँ से शुरू है, चेतना होगी तभी ना ये सब अनुभूति होगी, तभी ना ये सब विचार होगा। तो इस चेतना का व्यापक अनुभव करिए, व्यापक अनुभव करिए, अपने प्राणों का, अपने होने के बोध का व्यापक अनुभव करिए। जितना विराट अनुभव करेंगे, उतना ही आपकी रचना का विराट वृक्ष बनने की संभावना होगी। मैं बड़ी सूक्ष्म और न पकड़ में आने वाली बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। ये न पकड़ में आने वाली बात एहसास की बात है, शब्दों के माध्यम से आपका एहसास बन जाना चाहिए, नहीं तो इसको कितना भी शब्दों में कह लो पूर्ण नहीं होगा। जैसे सूरदास जी कहते हैं, जो परम आनंद, मतलब पूरे इस अनंत व्यापी जो सत्ता है, उसमें समाहित हो जाने का जो आनंद है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। सूरदास जी कहते हैं ना, अवगति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो इसी प्रकार से ये चेतना का एहसास भी है। इसको शब्दों में कितना ढालेंगे, कहाँ तक ढालेंगे। हाँ, संकेत दिया जा सकता है, आपको वहाँ पहुँचाया जा सकता है, आपके द्वारा उस द्वार को खटखटवाया जा सकता है, इतना काम हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके माध्यम से होना क्या है, संवेदना पैदा होनी है, क्योंकि जब तक संवेदना, ये मुख्य की शब्द अब आया है, ये की वर्ड है, सारा कुछ दुनिया में रचा गया है संवेदना के दम, केवल फीलिंग से भी नहीं। फीलिंग से संवेदना उपजी, संवेदना अभिव्यक्त होने के लिए फिर आलोड़ित होती है, तो वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती है, लेकिन संवेदना मुखर होनी चाहिए आपके कलाकार की। तो चित्रकार चित्र बना के उसको मुखरित करता है, मूर्तिकार मूर्ति बना के मुखरित करता है, गायक गीत गाकर मुखरित करता है, नर्तक नृत्य करके मुखरित करता है, और अभिनेता पूरे के पूरे चरित्र को पोर्ट्रेयल देकर, अभिव्यक्त देकर, अपने शरीर के चारों आयामों में उनको ढालकर
अभिव्यक्त करता है, लेकिन इस सब के मूल में संवेदना होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक अभिनेता को सबसे पहले अपनी संवेदना को बहुत ही उर्वरा, जबरदस्त उर्वरा शक्ति देनी चाहिए। आपके भीतर संवेदना बिल्कुल ऐसी अजस्र धारा की तरह फूटती रहे, जैसे गोमुख से गंगा जी आती हैं, है ना, जैसे पसंद में फूल खिलते हैं, जैसे प्रकृति काम करती है, जैसे प्रकृति काम करती है, उस हिसाब से हमारे एक कलाकार के भीतर संवेदना का क्या होना चाहिए, उत्प्रेरण होना चाहिए, जिसको जनरेट होना कहते हैं। संवेदना जनरेट होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, जिसको कहते हैं भावुक होना। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, भावुक होना और अतिशय भावुक होना। भावुक होना इमोशनल है, अतिशय भावुक जो है सेंटिमेंटल हो जाता। तो सेंटिमेंटल में क्या होता है, कभी कभी हम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो संवेदना को सेंटिमेंटल मत होने दीजिए। सेंटिमेंट्स अपनी चीज़ जगह बहुत सही है, वही सेंटिमेंट से जुड़ी हुई बात है, लेकिन सेंटिमेंटल हो जाने का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, जिसका जो मन और मस्तिष्क काबू में नहीं रह पाता, अतिरेक से, भावना के अतिरेक से, तो उसको हम सेंटिमेंटल कह देते हैं, और वो कुछ अनर्गल और कुछ अव्यावहारिक से कार्य करने लग जाता है। तो इस संवेदना को ज़्यादा व्यापक बनाने के मैं क्या उपाय दे रहा हूँ, कहीं किताब से नहीं, दुनिया के किसी महान निर्देशक ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, और उसने अन्य तरीके हो सकता बताए हों जो बाद में अभ्यास में हम लोग करते हैं। लेकिन अभ्यास के लिए मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? हम अभ्यास में किस चीज़ का अभ्यास करेंगे? भाई, गायक सुर का अभ्यास करता तो आवाज़ उसके पास है ना, रॉ मटेरियल उसके पास है। वादक भी अभ्यास करता है तो उसके पास मटेरियल है जिस पर वो अभ्यास करेगा। तो अगर आगे हम अनुभूति और विचारों का उत्प्रेरण का, क्रिएशन का अभ्यास करेंगे भी, तो संवेदना के लिए, वो संवेदना के फलस्वरूप तो वो सामग्री आएगी कहाँ से? वो इकट्ठा जिसको हम यूज़ करेंगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसका खजाना कैसे भरेंगे? बड़ी सहज बात है। अपने होने के बोध के साथ हम प्रकृति से तादात्म्य बनाएं। मोटे तौर पर सोचिए, इस अनादि अनंत समय और स्थान की जो सत्ता है, उसमें दो तरह के अस्तित्व हैं, दो तीन तरह के, जड़ चेतन, दृश्य अदृश्य, और प्राकृतिक और कृत्रिम। हम जड़ चेतन की बात करें, क्योंकि एक रचनाकार का काम, रचनाकार चेतन है तो जड़ से काम लेता है। मैंने अभी एक उदाहरण दिया ना, जड़ को वो भाव विचार, अब अपनी संवेदना से भाव विचार के रूप में जड़ को साधन बनाकर दूसरी की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। लेखक शब्द से, है ना, और मूर्तिकार रंग से, वो उसकी अपनी सामग्री से, चित्रकार रंग से, कैनवास से। तो इस संवेदना को बढ़ाने के लिए एक हम चेतन हैं भैया, एक जड़ है संसार में, इस सृष्टि में। तो सबसे पहला संबंध संवेदना को उजागर करने, या संवेदना की खेती करने, या संवेदना की फसल को लहलहाने के लिए हम जड़ से संबंध बनाए ना। चेतन से तो बनता ही है। जड़, हमारे चारों तरफ प्राकृतिक साम्राज्य है, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, धरती है, वनस्पति है, नदी है, समंदर है, आकाश है। कभी हम इस तरह से इनसे जुड़े हैं कि हमारी चेतना है, हमारी संवेदना, और फिर धरती है, बीच में और कुछ नहीं है। हम हैं, हमारा खुद के होने का बोध है, और फिर आकाश है, बीच में और कोई नहीं है। कभी हमने ये देखा कि नदी है, हम हैं और कोई नहीं है, नदी है और हम हैं, वनस्पतियां हैं, जंगल हैं और हम हैं, हमारे बोध और जंगल के बीच में कुछ नहीं है। तो जब ये जो बीच में कुछ नहीं होगा ना, बीच में जो झंझट कुछ नहीं होगा, तो हम प्रकृति की विराटता का एहसास करेंगे, आकाश से उसकी अनंतता का एहसास करेंगे,
धरती से उसके धैर्य और विशाल हृदयता का एहसास करेंगे। सागर को देखकर उसकी अथाह गहराई का एहसास करेंगे। पर्वत को देखकर उसकी अविचलता, अडिगता, अटलता का एहसास करेंगे। वनस्पतियों को देखकर उनकी सजीवता, सरसता, जीवन की स्फूर्ति का एहसास करेंगे। कब कर पाएंगे? जब बीच में और कुछ नहीं होगा। और जब ऐसा कर पाएंगे तो कहाँ जाएगा भाई? हमारे भीतर ही तो आएगा ना। हमारे भीतर फिर संवेदना का स्टोरेज होगा। अगर साइंस में क्रिया होती, ऑस्मोसिस, आपने देखा होगा, अगर हम एक पोटली में, ट्रांसपेरेंट पोटली में, जिससे चीज़ें आसपास आ जा सकें, केवल शक्कर का घोल कर बना लें और बाकी बड़े डिब्बे में पानी रख दें, तो क्या होता है? शक्कर का जो घोल गाढ़ा होता है तो धीरे 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 जो परासरण यानी ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, धीरे धीरे क्या होता है, वो इसमें आता जाता है और तब तक आता जाता रहता है जब तक कि दोनों में शक्कर की मात्रा बराबर ना हो जाए, जिसको संतृप्त कहा जाता है, यानी सैचुरेशन कहा जाता है। सैचुरेशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। ये स्थिति होनी चाहिए हमारे भीतर। ऑस्मोसिस के जरिए वनस्पतियों की सरसता, सजीवता, जीवन हमारे भीतर आए, जो खाली से अभी कुछ नहीं है, भरे हमारे भीतर। आकाश की अनंतता हमारे भीतर भरे, सागर की गहराई हमारे भीतर भरे, पवन की गति हमारे भीतर भरे, धरती की विशालता और धैर्य हमारे भीतर भरे, पर्वत की अडिगता हमारे भीतर भरे। जब ये सब हम भरेंगे तब हम रचनाकार होंगे ना, तब तो रच पाएंगे। हम एक आम आदमी की तरह गरीब बने रहेंगे अभिव्यक्ति के स्तर पर या संवेदना अनुभूति के स्तर पर, तो भैया दुनिया भर की किताब पढ़ लो, दुनिया भर के वाद रट लो अपने मस्तिष्क की प्रखर मेधा के दम पर, तरह तरह के लोगों का दर्शन रट लो और खुद को वो हो जाने का दम्भ और अहंकार भरते रहो और दुनिया में बौद्धिक आतंक मचाते रहो, कर कुछ ना पाओ, क्रिएट कुछ ना कर पाओ। तो ज्ञान और अनुभूति में फर्क है। ज्ञान और अनुभूति में, ज्ञान एक तरह के स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, तो उससे थोड़ी हो जाता है। बहुत से बच्चे कहते हैं हाँ हमने नाटक रट लिया, डायलॉग रट लिया, हाँ हम वैसे ही सोच रहे हैं, उसको कैरेक्टर की पृष्ठभूमि बताओ, नाटक की थीम बताओ, नाटक का फॉर्मेट, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ। अरे भैया, सोचे हुए को अनुभूति में ले जाओ, उसका साक्षात्कार करो, अपने रगों में भरो, तब ना वो क्रिएट होगा। आपके मस्तिष्क में स्टोर हुई इंफॉर्मेशन से क्रिएट थोड़ी होगा, वो आपकी सामग्री बनेगी, वो साधन बनेगा। उसकी अपरिहार्यता से मैं नकार नहीं रहा हूं। वर्ल्ड वाइड ज्ञान होने से, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होने को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। ये बहुत आज के युग में बहुत ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इसी से संतुष्ट हो जाएं और कलाकार भी कहलाएं। रचनाकार, कलाकार थोड़ा छोटी बात है, रचनाकार हो जाएं, ये असंभव है। तो आज मैंने बताया अपने होने का बोध, कि हम जड़ नहीं चेतन हैं। ये बोध क्यों करना है? संवेदना को भरने के लिए करना है। संवेदना को क्यों भरना है? क्योंकि वही वो खजाना है जिससे अनुभूति और विचार के जरिए हम दुनिया के सामने अपनी कला के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से कुछ स्वदेश सकारात्मक, कलात्मक प्रस्तुत कर सकने की योग्यता अपने भीतर, यानी अभिनय की योग्यता उत्पन्न कर सकेंगे, विकसित कर सकेंगे।